जो आज का जो मेरा क्लास नंबर होगा वो होगा 46। इससे पहले हम लोग फिजिक्स में 45 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम लोग 46 क्लास करेंगे। इससे जो पहले था और हमने काफ़ी डिस्कस भी किया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि एक सिस्टम है तो सिस्टम का कब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होगा। विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट केसेस के ऊपर हम लोग बहुत सारे डिस्कशन किए थे। तो आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार जानना चाहूँगा कि किसी को कहीं भी कोई डाउट हो अभी तक में, तो आप लोग बोलिए, मैं उस चीज़ को क्लियर करते हुए बढ़ता हूँ। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को ये पूरा पिछला क्लास तक का आप लोग को मटेरियल या नोट्स मिल गया है पीडीएफ? अच्छा, और ये पिछले जो क्लासेस तक जो डिस्कशन हुआ था वहाँ तक में किसी को कहीं कोई डाउट है तो एक बार बोलिए, नहीं तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो हम लोग उस दिन देखे थे काइनेटिक एनर्जी, बट उसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का अगर डेरिवेशन पार्ट को देखने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को एज्यूम करना पड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक फिगर है, फिगर को आप एक बार देखिए और फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, सपोज कीजिए एक कोई हॉराइजेंटल सरफेस है। ठीक है, हॉराइजेंटल सरफेस है ये, या फिर हॉराइजन कोई वे है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है और जो एक वे पे या एक रास्ते पे वो ट्रेवलिंग कर रहा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन दिखाया गया है, एक पोजीशन यहाँ पे है और दूसरा पोजीशन यहाँ पे है, टू पोजीशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, दैट मीन्स वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट किसी जगह पे रखा हुआ है, उसमें कोई किसी प्रकार का मोशन नहीं है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं उसका जो में क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है वो जब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं उसका वेलोसिटी 0 है और उसको हम लोग नाम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस पे एक फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट मीन्स एक एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन के बाद साथ साथ एक वेलोसिटी भी आएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जब स्टार्टिंग हुआ, कोई ऑब्जेक्ट अगर शुरू से स्टार्ट होता है दैट मीन्स हम कहते हैं कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 था। आफ्टर अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट गेन ए वेलोसिटी। फोर्स अप्लाइड होने के बाद ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी गेन करता है। तो यहाँ दो कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे, एक ये वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा फाइनल वेलोसिटी। तो दैट मीन्स u इक्वल टू 0, ये हमारा होगा इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में बोलेंगे इसको प्रारंभिक वेलोसिटी। प्रारंभिक वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो वो 0 था, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उसमें वेलोसिटी आया है, और ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आएगा ऑब्जेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इतना चीज तो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड होता है। तो कुछ चीजों को मैंने एज्यूम किया, मान लो लेट m इज द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास m है। u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो आप ये u देख रहे हैं u इक्वल टू 0, ये है ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है। दूसरा है, नेक्स्ट है फोर्स, एफ क्या है, अब फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक एफ फोर्स है जो उस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया है। ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स क्या हुआ, बॉडी में एक एक्सेलरेशन आया है, वो एक्सेलरेशन है ए। दैट मीन्स ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ये जो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स जो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल या फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में, वो है एस। और v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी वह क्या है, वह v है। ठीक है, इतना चीजों को एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होने के बाद इतना चीज सामने आया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। फ्रॉम, ये जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं, फ्रॉम u इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, काइनेमेटिक्स का ये इक्वेशन है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन का हम यूज करेंगे यहाँ पे इसके डेरिवेशन को निकालने के लिए या फिर इसको ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, याद है कि पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि इनिशियल वेलोसिटी, ये जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है यह क्या है, यह 0 है।
तो यहाँ पे v स्क्वायर दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के प्लेस में मैंने 0 पुट किया प्लस 2s, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इक्वल टू हमने फाइंड किया, यानी v स्क्वायर बाय 2a जो आया मेरा, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी आया। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन सेम है, यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी हम कह सकते या यहाँ पे कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एस एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट एफ और मतलब वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा, उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल 0 डिग्री है, तो फिर हम यहाँ पे कॉस थीटा को 1 लिखे हैं, ठीक है, इंटू एफ इंटू एस इक्वल टू हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए, एंड एस का वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे फाइंड करके रखा है, एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a, तो यहाँ पे हमने लिखा वी स्क्वायर बाई 2a। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने कि अब ये जो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, जैसे कि यहाँ पे है एम ए इंटू वी स्क्वायर बाय 2a, तो ये ए और ए कैंसिल, तो मेरे पास आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही ऑब्जेक्ट, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। इस लाइन को आप देखिए, सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स डन बाय द फोर्स, तो ये जो फोर्स जो मैंने अप्लाई किया था एफ, उसके द्वारा किया गया जो वर्क होगा, ठीक है, एफ इंटू एस, वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आया या फिर ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कहाँ से आया, मैंने जो अप्लाइड फोर्स किया वो जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। दिस वर्क डन अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी बॉडी ऑफ द बॉडी, और यही वर्क डन जो हुआ हमारा जो आया था हाफ एम वी स्क्वायर, यही ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। काफी इजी, काफी सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ एक जो काइनेटिक का इक्वेशन है ये याद रखना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बस यही इक्वेशन को मैंने अप्लाई किया और पहले जो एज्यूम किया था इनिशियल वेलोसिटी 0 बस उसी को रखा, फिर ये एस इक्वल टू मैंने निकाला। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन निकाल लिए कि जब फोर्स अप्लाई हुआ तो एक वर्क डन हुआ, फिर वापस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास जो वर्क डन आया वही वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो यही था, काफी सिंपल और काफी इजी तरीके से मैंने आप लोगों के सामने इस चीज को रखा। अगर किसी को यहाँ पे समझने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, मैं उसको क्लियर करता हूँ। इसके बाद हम एक रिलेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काफी जरूरत पड़ेगा हमें कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी जो होता है प्रोडक्ट होता है इसका हाफ एंड मास इन वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर यहाँ पे कुछ बातों के साथ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ये जो इक्वेशन आया, इसमें से दो चीज है, एक मास और दूसरा वेलोसिटी। सब ये जान के रखिए कि मास कभी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फुल्ली डिपेंड करेगा कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स हाउ मच वेलोसिटी अकर्स इन द बॉडी, कि वेलोसिटी में कितना वेलोसिटी ऑब्जेक्ट में कितना वेलोसिटी आया, काइनेटिक एनर्जी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये फुल्ली डिपेंड, यानी हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फुल्ली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं लिख सकता हूँ भी, यानी वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है क्योंकि मास कांस्टेंट है।
सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये वे में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। और 3 डिफरेंट केसेस में आप देख सकते हैं वेलोसिटी अलग अलग है, बट इस ऑब्जेक्ट का जो मास है हमेशा वह m है। ऑब्जेक्ट का मास m है, यानी मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, चेंजेस आ रहा है हमारे वेलोसिटी में। तो कह सकते हैं कि अब वेलोसिटी जो होगा वो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा। इसको अगर मैं 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, इसको 3 नाम दूं, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है 1, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 2 एंड ये इससे भी ग्रेटर है काइनेटिक एनर्जी ये 3। यानी क्यों, अब हमने देखा कि वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, जबकि तीनों जगह मास सेम है लेकिन वेलोसिटी जो है अलग अलग है। तो यही जो था काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन था और यही इसका डेरिवेशन था। आगे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। हम लोग जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू, मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है और यह होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वही होता है हमारा मोमेंटम। तो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। एच वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, एच जैसा कि p इक्वल टू एम भी, अब यहाँ पे मैं इस m के प्लेस में मैं पुट करूंगा p बाय v। m के प्लेस में मैंने p बाय v पुट किया तो हाफ m के प्लेस में p बाय v और यहाँ पे v स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये v और ये v स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा p इंटू v। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस v को मैंने एलिमिनेट किया, ठीक है। तो एज हम लोग जानते हैं ये इक्वेशन इसी से हमने निकाला, तो ये v इक्वल टू हम निकाल लेंगे p बाय m और इस p बाय m को हमने पुट किया इस v के प्लेस में, इस v के प्लेस में p बाय m को मैंने रखा। तो पहले से चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p यानी हाफ, हो गया p इंटू p बाय और नीचे एक m है m। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये p इंटू p, ये p स्क्वायर और ये 2 इंटू m, ये 2m। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी, हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ pv भी होता है और ये तीनों एक दूसरे का बराबर होता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब हम उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन सब रिलेशन का हमें जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू जब मैं लिखूंगा तो आइए देखते हैं, एंड मोमेंटम इक्वल टू ये हो गया हमारा p इक्वल टू 2e बाय v। यहाँ पे e क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी होगा, e को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये e है एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे किस टाइप का एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे e से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब इसको अगर और भी जाइएगा तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2m इंटू ई। तो 2m इंटू ई लिखने के लिए हमको फिर से इस v के प्लेस में, ये जो v के प्लेस में हमको इसको चेंज करके, या एक मिनट, हमारा रिजल्ट था p स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। अब इसको अगर मैं p इक्वल लिखूं तो ये p स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ए लिखा a2m, दैट्स व्हाई p इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा 2m ए, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा इस मिस्टेक से लिखा हुआ है या फिर पीपीटी बनाते समय कुछ मिस्टेक आया है, इधर आया है।
तो देखिए ये आखिर ये रिजल्ट आया कहाँ से है, ये आप यहाँ से देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमने अभी निकाला था पी स्क्वायर बाई 2m, और इसको यहाँ पे इसको 1 माना और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू इसको काइनेटिक एनर्जी को अगर के ई की जगह पे सिर्फ एनर्जी लिखें ई, तो यहाँ पे हम आया मेरे पास E2m, और फिर पी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 2me। फ्रॉम अबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट ये बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब तक ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम नहीं आएगा तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है दैट मीन्स क्या हुआ, श्योर ऑब्जेक्ट में मोमेंटम है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी तभी संभव है जब उस पर मोमेंटम होगा। तो श्योर है, हम लोग जानते हैं कि सोचने वाली बात है कि मोमेंटम इक्वल टू होता है एम भी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम एन भी स्क्वायर। तो ये जो हाफ एम भी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू एम भी के जगह पे मैं इसको लिखूं ये मोमेंटम इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक भी बचा हुआ है यहाँ पे भी, तो ये भी लिख सकता हूँ मैं। दैट मीन्स ये भी काइनेटिक, ये इसको इक्वल टू मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ इंटू पी भी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है दैट मीन्स उसमें उस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी देन द मोमेंटम इज एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि उसमें मोमेंटम होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर रहता भी है, जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको लोगों को मिलेगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी है तो दैट मीन्स वहाँ पे मोमेंटम श्योर होगा ऑब्जेक्ट में। क्लियर है ये? यस सर। इसके बाद आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सीधा सा ये कहता है कि वर्क डन बाय द फोर्स, अगर एक मूविंग बॉडी में एक फोर्स अगर वर्क करता है तो वह होता है काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है इसका वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट कि एक मूविंग बॉडी में अप्लाइड जब फोर्स अप्लाई होता है तो वह अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा एक फिगर भी है, मैं उसको भी स्लाइड में ले आता हूँ। अब ये फिगर उसी के जैसा है जैसा कि वो हमने वहां पे लिया था जब मैंने हाफ एम भी स्क्वायर को ड्राइव किया था, बट यहाँ पे एक चीज आप डिफरेंस यही था कि वहां पे इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 था, बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है। यही डिफरेंस है, इनिशियल वेलोसिटी वहां पे 0 था और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है। दैट मीन्स एक वेलोसिटी और मतलब मूविंग पार्टिकल है, ये मोशन में है, यह मोशन में है, और एक दूसरा फाइनल वेलोसिटी दैट मीन्स ये भी कब है, जब फोर्स अप्लाई हो चुका है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके मोशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो वही है, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। माना कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, m मास का बॉडी है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है। नाउ ये कांस्टेंट फोर्स F is applied on the body along its direction। एक कांस्टेंट फोर्स F इसके डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। मोशन का डायरेक्शन हमारा इस टाइप का है तो F का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। F is applied on the body along its direction of motion for which its velocity increases। अब क्या होता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, कहां से कहां तक, सपोज कीजिए इसका वेलोसिटी v1 था और कहां तक इंक्रीज किया, v1 से वह v2 हो गया। इन ये सर्टेन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल, वेलोसिटी चेंज होने में कुछ तो टाइम लगा होगा। ठीक है, टाइम इंटरवल एंड एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम इंटरवल। और सपोज कीजिए कि एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में वेलोसिटी चेंज हुआ v1 से v1 टू v2, टाइम कुछ तो टाइम लगा होगा, इसको मैंने कंसीडर किया हुआ टाइम t लगा, और t टाइम में एक डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा जिसको हमने s कंसीडर किया है। ठीक है, क्या क्या हुआ है, एक फोर्स F अप्लाई हुआ है,
कौन सा ऑब्जेक्ट में? एक रनिंग बॉडी है या फिर एक मोशन में ऑब्जेक्ट है, उसमें एक एफ फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई होने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आया है। पहले वेलोसिटी v1 था, v1 से v2 वेलोसिटी में चेंजेस आया। वेलोसिटी चेंज होने में कुछ टाइम लगा, वो टाइम है हमारा t, और t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी के द्वारा, या फिर s डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। नेक्स्ट, नाउ वर्क डन बाय द फोर्स। आप यहाँ पे फिगर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज बोथ सेम। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो थीटा होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है जो कि मैक्सिमम होता है। तो वर्क डन बाय द फोर्स, अप्लाइड फोर्स एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं एम इंटू ये एस, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। वेयर एफ एक्सेलरेशन इक्वल टू, अगर ये एफ इक्वल टू एम ए है तो एम इक्वल टू श्योर एफ बाय एम होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। वेयर ए इक्वल टू एफ बाय एम इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ यूजिंग द इक्वेशन, अब हम वही जो काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन को यूज किए थे हाफ एम वी स्क्वायर को प्रूव करने के लिए, वही इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। क्या है इक्वेशन? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a है स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज दिखेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी जो चेंज हुआ, जब मैंने लिखा था v1 टू v2, दैट मीन्स ये जो हमारा v2 जो है ये लार्ज है, और ये जो v1 है ये हमारा स्मॉल है, छोटा है। तो जब भी हम चेंज निकालते हैं कि हाउ मच चेंज, तो हम क्या करते हैं कि बड़े में छोटे को घटा देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि इतना चेंजेस आया है। सपोज कीजिए कि आज से आप 10 साल पहले आपकी अभी का और 10 साल पहले का एज का डिफरेंस क्या था, तो अभी का एज और 10 साल पहले का एज का डिफरेंस कर देंगे तो आपका क्या एज का डिफरेंस आया वो निकल जाएगा। तो सेम मैक्सिमम में हम मिनिमम को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चेंजेस आया है। तो इक्वेशन हमारा था ये, दैट मीन्स ये था फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। तो v2 इज द हियर v2 इज द फाइनल वेलोसिटी, v1 इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ये u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मोशन में था दैट मीन्स एक वेलोसिटी पहले ही से था इसके ऊपर, एक चेंजेस आया वेलोसिटी में, ये v2 था। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? v1, तो v1 का स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन तो चेंज हो गया है थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और फिर ये s इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको इस टाइप से, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाऊँ यहीं पे, अगर ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इस v1 को इक्वल के लेफ्ट साइड ले आए इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, v2 माइनस v1 का दो बोथ स्क्वायर बाय 2a, इस 2a को इसके नीचे लिख दिया। दैट मीन्स मुझे s इक्वल टू s का एक वैल्यू मिल गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, अब इसके s के वैल्यू को, यानी इस s के प्लेस में अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। इस जो इक्वेशन नंबर में जो s था, s की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने जब पुट किया तो आ गया मेरा वर्क डन इक्वल टू ma v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2a। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, एक बार मैं यहाँ पे मुझे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब अगर मैं इसको इसके साथ ये फुल्ली होल ब्रैकेट में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये, अच्छा ये a एंड a कैंसिल हो जाएगा, वो a यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2, यानी दैट मीन्स ये हाफ और m दोनों के साथ m है, और ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसको मैं और एक बार अगर मैं लिखूं, यहाँ पे हो जाएगा हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। अच्छा, हाफ m v स्क्वायर दैट मीन्स मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ कह सकते हैं
ये जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। ये है हमारा मैक्सिमम, मैक्स काइनेटिक एनर्जी, और ये है मीन, ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमारा स्टेटमेंट कहता है वर्क एनर्जी का थ्योरम। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है, वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। क्या होता है, वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है वर्क डन। क्लियर है ये? यस सर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी को प्रॉब्लम है, ये जो नॉमिकल पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया, आपको के साथ डिस्कस किया, इसमें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आया जरा बताइए, आपको प्रॉब्लम कहाँ है? पिछला स्लाइड कीजिए, पिछला स्लाइड। ठीक है, मैं करता हूँ, बताइए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, मैं एज कर लेता हूँ उसको। बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आया? ये सर क्या बोलते हैं, वायर एफ एम इधर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ एक्चुअली हम लोग एक जानते हैं, F इक्वल टू एम होता है, जानते हैं F इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर F इक्वल टू एम ए होगा तो हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू एफ बाई एम, लिख सकते हैं, और M इक्वल टू भी मैं लिख सकता हूँ F बाई ए। अकॉर्डिंग टू हम लोग जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन यूज करते हैं, ये दोनों रिलेशन लिख सकते हैं। तो वेयर A इक्वल टू एफ बाई एम इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एक्सेलरेशन को, बस वही इक्वेशन को मैंने यूज किया है, बस इक्वेशन को यूज करके लिखा है। ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ पे m तो मास है, बट यहाँ पे a जो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, बस उस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, ये वाला जो लिखा ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने इसको a इक्वल टू एफ बाई एम का इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जब हम कोई कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, वो एक्सेलरेशन ये है, ठीक है, जी नहीं है वो, इस वजह से मैंने उसको एफ बाई एम के फॉर्म में लिखा है। ओके, समझ में आया? ओके ओके ओके, कोई और इनको कहीं पे डाउट हो? चलिए आगे बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस चैप्टर में शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, ड्यू टू इट्स पोजिशन और क्या कन्फ्यूगेशन के कारण जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो टू टाइप्स का पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स, ये आप लोग ग्रेविटेशनल वर्ड से ही समझ गए होंगे कि ये रिलेटेड है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इसके डेरिवेशन हो या फिर जो भी हो इनके आगे स्टेप को समझेंगे। ये जो अर्थ होता है, अर्थ का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचता है। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि ड्यू टू पोजिशन या ड्यू टू साइज कन्फ्यूगेशन के कारण जो एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होता है, जो कार्य करने की क्षमता आ जाता है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अर्थ के पास भी एक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यानी अर्थ के पास भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी किसके कारण आया है, ड्यू टू इट्स साइज, इसके साइज के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है फोर्स, वो 9.8 ऑल जगह सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे यह काम करता है। तो इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, जो ग्रेविटेशनल है अर्थ का, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है
तो उसी को हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स एक इसका डेरिवेशन देखेंगे हम लोग, जो mgh होता है, तो mgh होता है उसके हम लोग डेरिवेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इस फिगर को आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, ये फिगर को चलिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है ये इस फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ का सरफेस हमें अर्थ तो जानते हैं कि अर्थ एक मतलब जो है वो गोल है, बट उसके सरफेस जब हम लोग देखते हैं तो हमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा अर्थ सरफेस है। ए पॉइंट ए इज द अर्थ सरफेस। अब यहाँ से क्या किया गया है, एक ऑब्जेक्ट को या फिर एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊपर की ओर फेंका गया है, फोर्स लगा के ऊपर की ओर फेंका गया है। अब जब ऊपर की ओर फेंका गया है दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है ऊपर फेंकने के लिए। एक फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देने के लिए लगाया गया है वो इस डायरेक्शन में है। अब एक होता है जो वेट फोर्स या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वेट, यही mg, वो हमेशा डाउनवर्ड्स की ओर काम करता है। बट हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो हमारा mg का डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड्स की ओर, और यही mg है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको वेट फोर्स। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा, मैंने मास और क्या कहते हैं मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं वेट। और ये वेट क्या है? एक फोर्स है। हम वो जो कि हमेशा क्या लगता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सेंटर की ओर ये फोर्स लगता है। कौन सा? mg, वेट फोर्स। तो आप देख रहे होंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें mg यानी वेट फोर्स या फिर कह सकते हैं इसको फोर्स बाय द ग्रेविटी जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वह ऑपोजिट ऊपर की ओर है। तो कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स दैट मीन्स कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में है, ये mg का डायरेक्शन हो गया, और ये जो डायरेक्शन है ये है हमारा s का डायरेक्शन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स हम क्या कर सकेंगे यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बना, और हम जब cos थीटा लिखेंगे cos 180 का वैल्यू माइनस में होता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात को समझिए। अब जो यहाँ पे mg फोर्स, mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, दैट मीन्स हमको इस फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना होगा, फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना होगा, तभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, अदरवाइज ऊपर की ओर जा ही नहीं सकता है। सपोज कीजिए ये नीचे की ओर जो फोर्स है वह अगर 5 न्यूटन है, तो मुझे एक फोर्स लगाना होगा एक अपर डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि इसको कैंसिल कर दे, इसकी मतलब इसकी मैग्नीट्यूड से ज्यादा मुझे एक फोर्स अप्लाई करना होगा, तभी वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाएगा और एक डिस्प्लेसमेंट भी देगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो फोर्स, एक जो वर्क डन होगा यहाँ पे बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसमें डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा, हमें जो फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है, वह किसके बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लेट बॉडी एम बी राइज्ड फ्रॉम ये पॉइंट ए, एक पॉइंट से एक m मास वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया गया है, यहाँ तक b तक लाया गया है, ऑन द अर्थ सरफेस टू ये पॉइंट b, अर्थ सरफेस से पॉइंट b तक, एट ए वर्टिकल हाइट h, एक इसकी जो हाइट है वो कितने ऊपर तक उठाया गया है इसको h। इट इज मेजर्ड दैट h इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ।
ठीक है, हम यह देखा जाता है या फिर हम लोग ये श्योर है कि अर्थ के रेडियस यानी रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर के कंपेयर में जो है वो एच जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटा है ये एच। ठीक है, so that acceleration due to gravity can taken to constant over the altitude। इसके इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको मैंने कांस्टेंट माना है, यहाँ से कांस्टेंट, क्योंकि वो काफी छोटा है तो वो हमेशा यहाँ तक जो है वो उसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो 9.8 है तो ऑल जगह 9.8 ही अप्लाई होगा। अगला है नाउ द वर्क डन बाय द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स mg लिफ्टिंग द बॉडी। अब बॉडी को ऊपर उठाने के समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है उसके द्वारा किया हुआ कार्य, तो हम लोग जानते हैं कि अगर वर्क डन इक्वल टू द वर्क डन इक्वल टू एफ एफ कॉस थीटा होता है। ठीक है, एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे mg। ठीक है, mg, एस की जगह पे एच, एस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा एच, क्योंकि एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो एच है हमारा, दैट मीन्स हम कहेंगे एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये एच हो गया, दैट मीन्स एम जी एच कॉस थीटा, कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, दैट मीन्स हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ एम जी एच। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हुआ हेंस द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग इट विदाउट एनी एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। अब देखिए, अब एक जो है वर्क डन कर रहा है नीचे की ओर एम जी एच, तो हमें एक वर्क डन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करना होगा ताकि ये जो वर्क डन कर रहा है इसके बराबर होना चाहिए। सर थीटा 180 कैसे हुआ? ओके, गुड क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे इस फिगर पे आए हम। चलिए अब यहाँ पे जो एम वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg का डायरेक्शन ये है हमारा, और जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अब ऊपर की ओर है। अब mg का डायरेक्शन देखिए, ये mg का डायरेक्शन और ये है अपवर्ड डायरेक्शन में है एस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब बताइए इसके बीच में एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल कितना होता है, 180 ही होता है ना। यस सर। तो इसलिए वहां पे एंगल हुआ है पाई यानी 180, इसलिए -mg हो गया। ठीक है, अब देखिए अब एक तो आया कि हमारा जो नीचे डाउनवर्ड्स में नीचे की ओर एक वर्क डन किया जा रहा है जो -mgh है। अच्छा, अब नीचे की ओर एक वर्क डन किया जा रहा है, अब मुझे अब मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, दैट मीन्स श्योर कि इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मुझे इतना वर्क करना होगा। ठीक है, एक कोई विदाउट एनी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का में जैसे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो और उसको ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा, इसके अगेंस्ट भी मुझे एक वर्क करना होगा जो कैसा होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स इसके आगे हम माइनस लगाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन फिजिक्स नेगेटिव साइन टू द डायरेक्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम जैसे कि ये था हमारा डाउनवर्ड्स वर्क डन, अब डाउनवर्ड्स वर्क डन के ऑपोजिट मुझे वर्क करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया mgh। ठीक है, ये हो गया mgh, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही जो हमें वर्क डन करना पड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, और यही वर्क डन जो है स्टोर इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी, और यही किया गया कार्य उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी Pa को इंडिकेट करेंगे U से इक्वल टू mgh ड्यू टू इट्स पोजीशन, और m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एंड एच क्या है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कि उस ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस पे हाइट क्या है, वो चीज है। चलिए इस पे भी कुछ बातें कुछ डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, जो काफी इम्पोर्टेंट होगा, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। देखिए जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स U इक्वल टू आया mgh। अब यहाँ पे देखिए, और एक रिलेशन था हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। दोनों को एक बार गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे आप ये भी कांस्टेंट, m एंड g बोथ आर कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों हाफ एंड m ये भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस h के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी v के ऊपर, according to the formula of potential and kinetic energy. Potential energy depend upon the height from the surface and kinetic energy depend upon the velocity of the object. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया, क्लियर है? यस सर। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट को जमीन से, ठीक है, 5 मीटर ऊंचाई के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को जमीन से 50 मीटर ऊंचाई के ऊपर रखा हुआ है, तो किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? श्योर है हम लोग, ये अगर दोनों का मास अगर सेम है तो हम श्योर कहेंगे जो 50 मीटर ऊंचाई के ऊपर रखा हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसको 50 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट करने तक मुझे वर्क डन करना पड़ा, और जो मैंने वर्क डन किया वह सारा वर्क डन इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर ज्यादा वर्क डन जो यहाँ पे होगा, इसमें थोड़ा सा वर्क डन किया गया है, तो हम कह सकते हैं यह मोर एनर्जेटिक होगा। यह क्या होगा, इसके पास मोर एनर्जी होगा, और इसके पास क्या होगा, इसके कंपेयर में लेस एनर्जी होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए कोई भी आंसर दीजिए, उसके बाद मैं पार्टिकुलर किसी से नहीं पूछता हूँ। एक यहाँ पे छत है, इस टाइप का एक घर है, यहाँ पे कोई एक खड़ा है कोई, इसके हाथ में एक बॉल है, 2 बॉल है, एक नहीं दो, ठीक है, एक का मास है, एक है 5 kg का और दूसरा है 2 kg का। ठीक है, एक 5 kg का है, एक 2 kg का है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक ही साथ छोड़ा गया जमीन तक। जमीन पे पहले कौन पहुंचेगा? जमीन पे 2 kg वाला 2 kg वाला पहले पहुंचेगा। और कोई और इसका आंसर, और काफी लोग हैं, कुछ बोलिए आप लोग के अनुसार क्या आंसर होना चाहिए इसका? 2 kg वाला सब है तो। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दो, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट को आप लोगों के सामने ड्रॉ किया, एक इसका ये है 5 kg वाला और दूसरा है 2 kg वाला। ठीक है, दोनों के पास जो u इक्वल टू 0 है, ये भी u इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों का u इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 9.8। इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? 9.8 यही लगेगा। तो दोनों के ऊपर अगर सेम अमाउंट का फोर्स अगर डाउनवर्ड अप्लाई हो तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2 kg वाला जल्दी पहुंचेगा? सर तो सेम होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम ये जब हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट में जो फोर्स कितना काम कर रहा है दोनों के, अगर वो किया जाए कि एक एक्चुअली मैं उस पर कोई ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है।
कोई मैं वेरिएबल फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको कोई वेलोसिटी दिया जाता है, इसको कोई वेलोसिटी नहीं दिया जाता है। मेरा क्वेश्चन था कि वो दो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट को एक साथ छोड़ा जाता है तो पहले कौन पहुंचेगा, या फिर दोनों का जो जमीन टच करेगा तो दोनों का टाइम का कोएफिशिएंट होगा, या फिर ऐसा कुछ था मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं कि दोनों के अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ दोनों के ऊपर कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों एक साथ ही ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। चलिए, और किसी को इसमें अभी आज का क्लासेस में किसी को डाउट है? नो, ऐसे तो डाउट नहीं होना चाहिए। या मुझे और एक कुछ बताना था। दूसरा जो है जो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा टाइप है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो था वो रिस्टोरिंग फोर्स, हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़े थे, जब कोई ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है तो उसके अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, और वह इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है उसके कारण ऑब्जेक्ट में वो इलास्टिसिटी का जो नेचर आता है वही चीज आता है। अब यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने के लिए हम एक स्प्रिंग को एज्यूम करते हैं या स्प्रिंग को लेते हैं समझने के लिए क्या होता है। आप जो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखिए, यह एक नॉर्मल स्प्रिंग है, नॉर्मल स्प्रिंग है, दैट मीन्स वो रखा हुआ है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या हुआ दूसरा कंडीशन में, ठीक है, दूसरा कंडीशन में हमने क्या किया, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेचिंग फोर्स, फोर्स अप्लाई किया, और एक यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट लाया, इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट लाया, ठीक है। अब इस स्प्रिंग के पास एक एनर्जी हो गई, क्योंकि एक जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये इसमें मैंने, या बोल सकते हैं इसको मैंने वर्क डन किया, और यही वर्क डन इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। आप अगर देखे होंगे कि अगर एक स्प्रिंग रखा हुआ है आपके टेबल के ऊपर रखा हुआ है या फिर कहीं पे भी रखा हुआ है, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए वह स्वतः खुद से कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्प्रिंग है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, बट जब इसने एक फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ, ठीक है। चलिए, एक सवाल यहाँ से भी बनता है, ये जो वर्क डन हुआ यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये वर्क फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन मेरा सेम है, वर्क डन जो होगा क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा वर्क डन, तो आंसर कीजिए, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ पे आप गौर करने वाली बात है कि मेरा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल बार बार काफी बार रिपीट किए हैं, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में लेस देन 90 डिग्री का एंगल हो तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है, चाहे वो 0 से लेके 90 लेस देन 90 नहीं, लेस देन 90 हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बोथ आर सेम, दैट मीन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल, तो शेयर वर्क डन पॉजिटिव होगा। बट इसी स्प्रिंग का मैं अगर अनदर कंडीशन लूं कि एक स्प्रिंग है, सपोज कीजिए इतना लंबा है, अब इसको प्रेस करके यानी दबा के, ठीक है, अब इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, इसका नॉर्मल साइज था ये, ठीक है, इतना इसका नॉर्मल साइज था, और इसको यहाँ तक ले आया, दैट मीन्स यहाँ पे एक एक्स डिस्प्लेसमेंट लाया आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, तो यहाँ पे आप देखिए वर्क डन, फोर्स में जो फोर्स अप्लाइड फोर्स किधर है मेरा, इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी मैं कहूंगा कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ, ठीक है। ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जब किए हम लोग तब, लेकिन जैसे ही मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग के अंदर एक इंटरनल फोर्स भी जनरेट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पे अब हम लिखे, अगर मैं बात करें कि वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स,
तो रिस्टोरिंग फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है मेरा। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स यानी एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स, तो कह सकते हैं वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स इन ए स्प्रिंग इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इनसाइड द स्प्रिंग एक इंटरनल फोर्स जनरेट होता है, उसी को हम रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं, और अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मेरा पहले सेम था, अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अलग हो जा रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हुआ है, और ऑपोजिट जहाँ पे है वहाँ पे एंगल कितना आ जाता है, 180 आ जाता है, और 180 आ गया दैट मीन्स वहाँ पे नेगेटिव, cos थीटा इज नेगेटिव, तो कह सकते हैं वहाँ पे वर्क डन जो हमारा हुआ वह नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन फॉर्म में हम पढ़ेंगे इसको, और साथ ही हम लोग इसके बाद ही देखेंगे कि टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जो होता है वो कंजर्व होता है जब कोई वो फ्रीली फॉल होता है, कोई ऊपर से फ्रीली गिरता है तो वो कंजर्व होता है। तो ये वो टॉपिक भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करते हैं, आज थ्योरेटिकल पार्ट काफी ज्यादा हुआ, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी।